ये कहानी है शैला की। 18 साल की शैला को जब पता चला कि वो माँ बनने वाली है तब नाक कटा दिया तूने समाज में। अरे तेरे जैसी बेटी होने से अच्छा था कि मुझे कोई बच्चा ही ना होता। "म- मैं करण से बात करूंगी माँ। वो बहुत अच्छा है। वो मुझे अपना लेगा माँ। अरे वो अपनाए चाहे ना अपनाए मुझे फर्क नहीं पड़ता। तू निकल बस इस घर से। पिता भी शैला से नाराज होकर माँ का ही साथ देते हैं। शैला जब अपने सामान के साथ सड़क पर खड़ी थी, समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वो किसी का फोन लेकर करण को फोन करती है। करण, मुझे तुमसे बहुत जरूरी बात करनी है। मैं यहाँ सेंट्रल मार्केट की कॉफी शॉप में खड़ी हूँ। प्लीज जल्दी से आ सकते हो? हाँ, मैं आ रहा हूँ। शैला को राहत मिलती है कि अब उसके दुख का समय खत्म हुआ। लेकिन हे शैला, कहीं जा रही हो क्या? चलो मैं भी चलता हूँ। बड़ा बैग पैक किया है, हैं? करण, मैं प्रेग्नेंट हूँ। माँ ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। प्लीज मुझे अपने साथ अपने घर ले चलो। क, क, क्या बोल रही हो? अरे नहीं यार, मैं नहीं ले जा सकता। लोग क्या बोलेंगे? वैसे भी आज तो मैं पढ़ाई के लिए दिल्ली जा रहा हूँ। 1 साल तक तो यहाँ आने का कोई मतलब ही नहीं है। करण शैला को वहीं छोड़कर चला जाता है। शैला को कुछ समझ में नहीं आता कि ये क्या हो गया। वो क्या करे। तभी उसे एक विजिटर हाउस दिखता है। शैला अपने कान की बालियों को बेचकर कुछ दिनों के रहने का इंतजाम कर लेती है। फिर एक दिन, आह, आह, पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मुझे किसी डॉक्टर को दिखाना चाहिए। शैला अस्पताल जाती है जहां डॉक्टर कहते हैं, ओहो, तुम इतनी छोटी सी उम्र में माँ बनने वाली हो। कहाँ है पति तुम्हारा? शैला की आंख भर आती है और वो डॉक्टर को सारी बात बता देती है। ओहो, तुम तो बहुत बहादुर हो शैला। मैं भी अकेली ही रहती हूँ। तुम अब मेरे साथ मेरे घर में रहना। बस, फिर क्या था। डॉक्टर स्मिता के रूप में शैला को माँ मिल जाती है और एक सुंदर सा घर। कुछ महीने बीतने के बाद एक दिन, शैला, मैं अस्पताल जा रही हूँ। मेरी अलमारी साफ कर देना। और हाँ, खाना बना रखा है, वक्त से खा लेना। जी आंटी जी, मैं खा लूंगी। शैला डॉक्टर की अलमारी साफ कर रही थी कि उसे एक फोटो दिखती है जो करण की होती है। करण, वही शैला का बॉयफ्रेंड। शाम को जब डॉक्टर घर आती है तब, आपने कभी बताया नहीं कि आप अकेली क्यों रहती हैं? हाँ, कभी बात ही नहीं हुई। पति नहीं है और बेटा करण पढ़ाई के लिए दिल्ली गया है। स्मिता की बात सुनकर शैला हैरान हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि वो क्या करे। सच बताती तो एक ऐसा घर जहां वो और उसके होने वाले बच्चे को जो आराम था वो चला जाता। वो मन ही मन सोचती है, क्या करूं मैं? अगर कुछ बताती हूँ तो आंटी घर से निकाल देंगी। आह, एक काम करती हूँ, बच्चा होने के बाद खुद ही घर छोड़ दूंगी। अब शैला काफी चुप सी रहती। फिर वो दिन भी आ जाता है जब शैला को एक प्यारा सा बेटा होता है। शैला, कल मेरा बेटा करण दिल्ली से आ रहा है। पर उसे तो 1 साल बाद आना था ना? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? अच्छा, हो सकता है मैंने ही कभी बताया हो। पर वो ना किसी बात को लेकर काफी समय से परेशान है। आएगा तब बात करेगा। शैला अब सोच लेती है कि करण के आने से पहले वो वहां से चली जाएगी। लेकिन अगली सुबह उसके उठने से पहले ही करण घर आ जाता है। शैला बच्चे को लेकर कमरे के अंदर ही रहती है कि उसके कान में करण की आवाज आती है। आखिर ऐसा क्या हो गया जो तू एक दिन के लिए आया है बेटा? माँ, मैंने जीवन में एक बहुत बड़ी गलती की है, जिसे सोचकर मुझे ना नींद आती है ना चैन। पढ़ाई में भी मन नहीं लगता। ऐसा क्या किया है करण बेटा? करण माँ को सारी बात बता देता है और जोर जोर से रोता है। माँ, मैं डर गया था, लेकिन मैंने शैला के साथ बहुत बुरा किया। उसके घर वालों ने भी उसे घर से बाहर निकाल दिया है। माँ, मैं कहाँ ढूंढूं शैला को? करण, शैला यही थी। तुम्हारा एक बहुत ही प्यारा बेटा हुआ है।
और तुम्हारी शैला यही है मेरे पास। करण के रोने से माँ का दिल भी पिघल जाता है। वो करण को शांत कर शैला के कमरे में जाती है, लेकिन वो वहां नहीं होती है। अरे, शैला कहाँ गई? यहीं तो थी वो, प्यारी सी बच्ची है, पर कहाँ चली गई? माँ, आपने उसे रोका क्यों नहीं? देखा माँ, ऊपर वाला भी शैला के साथ है। बस मैं किसी तरह उसे वापस पालूं। बेटा, मुझे खुद नहीं पता वो प्यारी सी बच्ची क्यों चली गई। मुझे तो लगता है शायद उसने तुझे यहाँ देख लिया था और तेरी बात सुनने से पहले ही वो यहाँ से चली गई। बेटा, उसे वापस ले आ। अब मैं अपने पोते के बिना नहीं रह सकती हूँ। करण शैला को ढूंढने के लिए निकल जाता है, लेकिन वो उसे कहीं दिखाई नहीं देती है। वो समझ नहीं पाता कि क्या करे। तभी उसे वो जगह याद आती है जहां से शैला उसे शुरुआती दिनों में फोन किया करती थी। अब देखिए, मैं शैला का पति हूँ। मैं उसे यहाँ से ले जाने आया हूँ। प्लीज उसे बुला दे। तभी वहां शैला आ जाती है। करण, अब क्या लेने आए हो यहाँ? मुझे माफ कर दो शैला, घर चलो। जब मुझे तुम्हारी जरूरत थी तब तो तुम थे नहीं। अब मैं संभल चुकी हूँ करण, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। ऐसा मत बोलो शैला, माँ भी पोते के बिना नहीं रह सकती। उसका तो सोचो, उसने क्या बुरा किया? वो सास थी, मुझे पता नहीं था, लेकिन वो तो एक माँ बनकर मेरे साथ रही। बच्चा उन्हीं के हाथ से खाना खाता, उनके साथ ही रहता। कई बार वो मुझसे कहती कि मेरे बच्चे का चेहरा उनके बेटे जैसा है, वही आंखें, वही नाक। मैं जानती थी कि वो घर तुम्हारा है, तभी पड़ोस के घर में वो बच्चा दे आई हूं। अब तुम जाओ यहां से। जरूर चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे बिना नहीं। मैं माफी मांगता हूं शैला, एक गलती तो भगवान भी माफ करता है। अब क्या था, शैला का दिल पिघल जाता है। वो करण के साथ घर पहुंचती है, जहां बच्चा दादी की गोद में खेल रहा होता है। शैला, मुझे नहीं पता था कि अनजाने में ही सही मैं अपनी बहू और पोते को ही घर ले आई हूं। हाँ माँ, शायद भगवान ने मुझे सही राह दिखाई और शैला को वापस मुझे दे दिया। हाँ, वो भी बेटे के साथ। कविता अब 28 साल की हो चुकी है। अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो घर में ही रहकर अपनी माँ सुमन के साथ घर का काम संभालती है। कविता बहुत शांत स्वभाव की और मेहनती लड़की है। कविता का भाई बबलू अभी स्कूल में पढ़ता है और कविता उससे बहुत प्यार करती है। उसके पिता केशव ने उसके लिए कई रिश्ते ढूंढे, लेकिन कहीं बात नहीं बनी। सुनिए ना, कविता की कहीं शादी की बात चलाओ ना। ऐसे ही हम हाथ पर हाथ रखकर बैठे रहे तो उसकी तो उम्र ही निकल जाएगी। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन न जाने मेरी बेटी के नसीब में क्या लिखा है। हर जगह से मना हो जाती है। वैसे कल आ रहे हैं कुछ लोग कविता को देखने, तुम परेशान ना हो, क्या पता कुछ बात बन ही जाए। कविता को देखकर लड़की का पिता कहता है, हमें आपकी लड़की पसंद है, लेकिन दहेज की बात अभी कर ले तो बेहतर होगा। देखिए भाई साहब, हम तो बहुत गरीब लोग हैं, अपनी हैसियत के मुताबिक ही दे पाएंगे। हमें ज्यादा घुमा फिरा कर बात करने की आदत तो है नहीं। हमारा बेटा बहुत पढ़ा लिखा है और हमने उसकी पढ़ाई में बहुत पैसा खर्च किया है, इसलिए हमें बस 15 लाख रुपए नकद और कार चाहिए। अगर आप इतना दे सकते हैं तो ही शादी हो सकती है। केशव एक मामूली सा किसान था। वो इतनी मोटी रकम कहाँ से लाता, और इस वजह से उसकी बेटी का रिश्ता यहाँ भी नहीं हो पाया। अब उनके परिवार की चिंता बढ़ती जा रही थी और कविता का स्वभाव भी बदलता जा रहा था। एक दिन सुमन ने कविता से कहा, बेटा, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तू बाजार चली जा और घर का कुछ सामान लिया। माँ, मैं नहीं जा रही, आप बबलू को भेज दो। अरे, आज से पहले तो तूने कभी बाहर जाने से मना नहीं किया, आज क्यों मना कर रही है? और बबलू तो अभी अभी स्कूल से आया है, थक गया है बेचारा। मेरा मन नहीं है बाहर जाने का। स्कूल से आया है तो क्या हुआ, कोई पहाड़ तोड़कर तो नहीं आया ना। आप बबलू को भेज दो।
सुमन कविता का ऐसा रवैया देखकर बहुत हैरान हो गई। शाम को जब बबलू कविता के पास जाकर बोला, दीदी, आज स्कूल से बहुत सारा काम मिला है, आप मैथ का काम करवा दो ना, मुझे समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा दिमाग मत खा, मुझे नहीं पता कैसे होगा। दीदी, आप रोज तो मुझे स्कूल का सारा काम कराती हो, आपसे क्यों नहीं होगा, करवा दो ना, नहीं तो मुझे स्कूल में बहुत डांट पड़ेगी। अरे कविता, क्यों परेशान कर रही है अपने भाई को? करवा देना बेटा। माँ, मैं इसे परेशान नहीं कर रही, बल्कि ये मुझे परेशान कर रहा है। मेरा मन नहीं है इससे काम करवाने का, और आगे से मेरे पास आना भी नहीं। अगर इससे स्कूल का काम नहीं होता ना, तो इससे कहो कि ये स्कूल छोड़ दे और पिताजी के काम में उनका हाथ बटाए। कविता, तुझे हो क्या गया है? पहले तो तू ऐसी बातें नहीं करती थी। कविता अपनी माँ को बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली जाती है। अब कविता हमेशा गुस्से में रहने लगी। वो हमेशा चुप चुप रहती। अगर कोई उससे बात भी करता तो वो उससे लड़ने लग जाती। इसी तरह से दिन बीतने लगे और शांत स्वभाव की लड़की कब गुस्से लड़की में बदल गई पता ही नहीं चला। एक दिन कविता अपनी सहेली से मिलने जा रही थी, तभी उसकी माँ ने पूछा, बेटा, इतना तैयार होकर कहाँ जा रही हो? मैं अपनी सहेली के घर जा रही हूँ। उसकी शादी हो चुकी है तो वो कल अपने ससुराल चली जाएगी, इसलिए मैं उससे मिलने जा रही हूँ। अच्छा अच्छा, शाम को जल्दी घर आ जाना। हाँ बेटा, मेरी तबीयत ठीक नहीं है और आज शाम का खाना तुम्हें ही बनाना है। माँ, इतने दिनों के बाद मैं अपनी सहेली से मिलने जा रही हूँ और आप खाने की बात कर रही हैं? साफ साफ बोल दीजिए ना कि मत जा, ये बहाने क्यों बना रही हैं? इस तरह कविता अपनी माँ को कितनी बातें सुनाकर चली गई और शाम को घर लेट आई और बिना किसी से बात किए सो गई। सुमन अपने पति से कहती है, मैं कविता की वजह से बहुत परेशान रहती हूँ। पहले इतनी शांत और मेहनती थी, लेकिन अब तो कुछ भी काम नहीं करती, सबसे लड़ती है वो अलग से। तुमने उससे बात करने की कोशिश की? अरे वो बात करती ही कहाँ है, उसे सीधी बात भी बोलो तो लड़ने के लिए तैयार हो जाती है। मुझे लगता है कि उसकी शादी नहीं हुई ना, इसीलिए वो ऐसा कर रही है। उसे एक जीवन साथी की जरूरत है। तुम ठीक कह रही हो। हमारी बेटी की शादी की उम्र निकलती जा रही है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे। मुझे डर है कि कहीं वो डिप्रेशन का शिकार ना हो जाए। आप अपने काम में लगे रहते हो, इसलिए घर में क्या हो रहा है आपको पता ही नहीं चलता। वो डिप्रेशन का शिकार हो चुकी है। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा। अब केशव अपनी बेटी के रिश्ते के लिए और कोशिशें करना शुरू कर देता है। एक दिन केशव खेतों से काम करके अपने घर की तरफ जा रहा था, तभी उसे रास्ते में एक लड़का दिखाई दिया जो जख्मी हालत में था। केशव उसके पास गया और जाकर बोला, अरे बेटा, ये क्या हुआ? तुम्हें तो बहुत चोट लगी है। अंकल जी, मैं यहाँ से जा रहा था, रास्ते में बड़ा सा पत्थर था, मैंने देखा नहीं और मैं गिर गया। अरे कोई बात नहीं, मेरा घर पास ही में है, तुम मेरे साथ चलो, थोड़ी देर आराम कर लेना, फिर अपने घर चले जाना। केशव उस लड़के को अपने घर ले गया। कविता, कविता बेटा, देख तो, इसके पैर में चोट लग गई है, तो डॉक्टर साहब को तो बुला ला जरा। कविता जल्दी से डॉक्टर को वहां बुला लाती है। उसने उसकी बहुत देखभाल की। 3-4 दिन बाद वो लड़का अपने माता पिता को लेकर केशव के घर आता है। अंकल जी, आंटी जी, मुझे आपकी बेटी कविता बहुत पसंद है, इसलिए मैं अपने माता पिता को लेकर आया हूँ। मगर बेटा, हम आप लोगों के बारे में कुछ भी नहीं जानते। कौन हो, कहाँ से आए हो? भाई साहब, मेरा बेटा कपड़े का बहुत बड़ा व्यापारी है। हम कई समय से इसके लिए अच्छी लड़की की तलाश कर रहे हैं, लेकिन हमें कोई लड़की पसंद ही नहीं आती। 3-4 दिन पहले मेरे बेटे ने आपकी बेटी को देखा तो उसकी बहुत तारीफ कर रहा था, इसलिए हमने सोचा कि हम भी मिल लेते हैं आपकी बेटी से। भाई साहब, हमें तो आपकी बेटी बहुत पसंद है, बस आप हाँ कर दीजिए
बाकी बातें भी तय कर लेंगे। लड़की के माता पिता के बार बार समझाने पर केशव और सुमन कविता की शादी के लिए तैयार हो जाते हैं और आखिर कुछ दिनों के बाद देर से ही सही दोनों की शादी धूमधाम से हो जाती है।